नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। दृष्टि आईएएस के बिहार स्पेशल बुक से अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हम बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास और इसके साथ साथ ही बिहार में जो पत्रकारिता का विकास हुआ उसका पढ़ेंगे इससे लाइन बाय लाइन। ओके, इससे पहले हमने सारा कंप्लीट कर लिया है मॉडर्न हिस्ट्री, सारे विद्रोह सब 1857 का विद्रोह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन सब कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का। और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम अविनाश है और चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है आज का कि बिहार पाश्चात्य शिक्षा का विकास। प्राचीन काल से ही बिहार में शिक्षा के विश्व प्रसिद्ध केंद्र रहे हैं। पता ही आपको, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला ये सब विश्वविद्यालय रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनवाया था, पाल वंश का शासक। मध्यकाल में राज्य के पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर क्षेत्र शिक्षा केंद्र के रूप में जाने जाते थे। इस काल में शहरों और गांवों में प्राथमिक विद्यालय के साथ ही संस्कृत और फारसी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी विद्यालय की स्थापना की गई थी। कब की बात हो रहा है ये मध्यकाल की बात हो रहा है। ऊपर वाला प्राचीन काल की बात हो रहा है। और इसके साथ ही बिहार का जो उत्तरी बिहार का क्षेत्र है, मिथिलांचल का क्षेत्र है, ये भी प्राचीन काल से ही संस्कृत शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। इस काल में शिक्षा का विकास मूलतः राजाओं, जमींदारों और समाज के धनाढ्य वर्ग के लोगों द्वारा किया गया। व्यक्तिगत दान के ऊपर निर्भर करता था कि जो धनाढ्य लोग थे वो जो दान देते थे ना, उसी से शिक्षा का संचालन होता था। अंग्रेजों के भारत आगमन के पश्चात उनके द्वारा अपनाई गई औपनिवेशिक नीतियों के फलस्वरूप भारत की शिक्षा व्यवस्था में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। और आगे जो समितियाँ आएंगी, सबसे पहले कौन सा समिति आता है? वुड डिस्पैच। कब बना था ये? वुड डिस्पैच बना था डलहौजी के समय भारत में। उसके बाद वुड डिस्पैच के बाद हंटर आयोग आता है। हंटर आयोग दो है, एक है जलियांवाला बाग से संबंधित, एक है भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित। उसके बाद से आता है आपको 1907 के आसपास बनता है एक आयोग, जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, आगे आएगा तो बता दूंगा। उसके बाद हर्टोग कमीशन आता है। उसके बाद फिर यूजीसी एक्ट बन जाता है। बाद में फिर वर्धा कमीशन आता है। वर्धा का जो गांधी जी का प्रस्ताव था उसमें भी है प्राथमिक शिक्षा का योजना। आगे पढ़ते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त तथा ऐसी ही व्यवस्थाओं के लागू होने के कारण राजाओं और जमींदारों की आय में गिरावट हुई। इसका सीधा प्रभाव उनके द्वारा शिक्षा के विकास में दी जा रही सीधा सहायता पर पड़ा। जब जमींदार की आय कम हो गई तो वो ऑब्वियसली दान तो नहीं ही करेंगे। आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास में 1813 का वर्ष महत्वपूर्ण रहा। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को भारत में शिक्षा के विकास पर 1 लाख रुपये खर्च करने का अधिकार दिया गया, किंतु इस योजना पर अमल नहीं किया जा सका था। 1813 का जो एक्ट है उसमें दो प्रावधान सबसे प्रमुख थे। एक था कि 1 लाख रुपए भारत सरकार शिक्षा पर खर्च करेगी, और दूसरा प्रावधान क्या था कि भारत में मिशनरियों को धर्म प्रचार की सुरक्षा मतलब पूरी अनुमति दे दी गई। और अगर शिक्षा के विकास की बात करें तो जो क्या नाम था बंगाल का गवर्नर पहला का, वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में, वॉरेन हेस्टिंग्स जो था उसने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। ये पहला प्रयास था। ओके, और उसके बाद उसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना की थी, जिसमें क्या था, वो शिक्षा के लिए नहीं था, वो मूल रूप से था कि भारत की किताबों को या एशिया की किताबों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे चलकर वर्ष 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत हुई। ओके, बिहार में आधुनिक शिक्षा पाश्चात्य का आरंभ 1835 में हुआ। मैकाले प्रस्ताव के आधार पर पटना में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई थी। इसको जरूर याद रखना, 1835 में मैकाले प्रस्ताव के आधार पर पटना में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई थी। 1835 में पूर्णिया, बिहार शरीफ, भागलपुर, आरा, छपरा जिलों में भी जिला स्कूल की स्थापना की गई। 1835 की बात हो रही है। 1863 में देवघर, मोतिहारी, हजारीबाग, चाईबासा में भी जिला स्कूल की स्थापना को मंजूरी प्राप्त हुई थी। सन 1854 में चार्ल्स वुड की सिफारिश के आधार पर जनवरी 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आपको पता होगा चार्ल्स वुड के उस पे अनुमोदन के आधार पर 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता, उसके बाद से मद्रास और बॉम्बे, ये 3 विश्वविद्यालय बनाए गए थे 1857 और 58 ईस्वी के बीच में। 1857 और 58 के बीच में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। जब देश में विद्रोह चल रहा था उसमें देश में विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो रही थी। वुड डिस्पैच में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को महत्व ध्यान में रखकर बिहार में अनेक कॉलेजों को स्थापना की गई थी। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को वुड डिस्पैच ने बोला था, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो बिहार में बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज की स्थापना हुई। पटना कॉलेज 9 जून 1863। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहे हैं आपको, नोट डाउन करने चाहिए।
अगला है कि उसके बाद पटना कॉलेज की स्थापना की गई। इसके कुछ समय पश्चात मुजफ्फरपुर, मुंगेर, रांची, हजारीबाग आदि नगरों में भी कॉलेज स्थापित किए गए। बिहार में उच्च शिक्षा के विकास में 1917 में स्थापित पटना विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। पटना विश्वविद्यालय कब बना है? 1917 में। पटना हाईकोर्ट 1916 के आसपास बना है। पटना विश्वविद्यालय 1917 में बना है। विज्ञान संबंधी शिक्षा देने के उद्देश्य से 1928 में पटना साइंस कॉलेज और 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज, 1947 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। डीएमसीएच की स्थापना 1947 में हुई थी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के, और 1925 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं ये सब, है ना। ये जो डीएमसीएच है इसकी स्थापना दरभंगा के महाराज ने ही की थी, बाद में सरकार ने इसको एक्वायर कर लिया था। उस समय में देश के सबसे अच्छे हॉस्पिटलों में आते थे ये। अगला है कि 1917 में गठित सेंट्रल आयोग ने विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित व्यावसायिक कॉलेज खोलने की बात की थी। 1917 में कौन सा आयोग आया था? सेंट्रल आयोग आया था, है ना। हालांकि बिहार में इस आयोग की सिफारिश से पूर्व ही 1902 में बिहार के समस्तीपुर में अमेरिकी नागरिक हेनरी फिलिप्स के अनुदान से एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर और एक्सपेरिमेंट फार्म की स्थापना की गई थी। जो समस्तीपुर का पूसा है वो उसी समय स्थापित हुआ। तो 1902 ईस्वी में समस्तीपुर में एग्रीकल्चर के लिए अमेरिकी नागरिक थे हेनरी फिलिप्स, इनके अनुदान से एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर और एक्सपेरिमेंट फार्म की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना था। आजकल ये पूसा के नाम से जाना जाता है। देश के सबसे बेहतरीन पूसाओं में इसका नाम आता है, समस्तीपुर पूसा। पशुओं के विकास के लिए 1930 में पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना की गई। खनिज संसाधन के उचित दोहन को प्रबंधन करने के उद्देश्य से धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी। ये आज भी बहुत बड़ा कॉलेज है ये, यहाँ पर जल्दी एडमिशन नहीं होता लोगों का। साथ ही इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। ये सब टेक्निकल कॉलेज हो गए। आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास में ब्रिटिश सरकार के अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं, प्रमुख व्यक्तियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रह्म समाज के तत्वाधान में पटना में राम मोहन राय तथा आर्य समाज द्वारा वैदिक शिक्षा के पुनरुत्थान हेतु बिहार के अनेक स्थानों पर डीएवी स्कूल की स्थापना की गई। डीएवी स्कूल क्या होता है? दयानंद एंग्लो वैदिक जो स्कूल होते हैं उसकी स्थापना की गई थी। मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर में 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना इमाद अली खां के द्वारा की गई थी। ये सीधा सीधा बीपीएससी पूछ लेगा और ये टफ क्वेश्चन होगा क्योंकि जल्दी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता है। इमाद अली खां के द्वारा 1972 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी मुजफ्फरपुर में। पटना में मोहम्मडन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया गया। इसके तत्वाधान में पटना सिटी में 1886 में मोहम्मडन एंग्लो अरेबिक स्कूल की भी स्थापना की गई थी। मोहम्मडन एंग्लो अरेबिक स्कूल की स्थापना में शमसुल उलेमा तथा मोहम्मद हसन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन सब नामों को आप नोट डाउन कर लेना कहीं एक जगह, एग्जाम में देने से ठीक जाने से पहले इसको रिवाइज कर सकते हो आप। नारी शिक्षा के विकास के लिए बिहार में कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे थे। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1847 से पटना में संत जोसेफ स्कूल की स्थापना हुई थी। 1867 में तक 2 अन्य बालिका स्कूलों की भी स्थापना हो गई थी। जिनको इनका पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह मैं दे देता हूं लिंक, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। जब मॉडर्न हिस्ट्री का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और इसके साथ ही अगर किसी को पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी का, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का, साइंस का, किसी का भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो बीपीएससी, यूपीपीसीएससी, यूपीएससी के लिए, तो आपको चैनल पर मिल जाएगा। करंट अफेयर भी भरपूर मात्रा में है। 1914 में बिहार एवं उड़ीसा की सरकार के संयुक्त प्रयास से नारी शिक्षा के वास्तविक शिक्षा की पड़ताल करने के उद्देश्य से एक समिति गठित की गई थी। अगला है कि इस समिति ने बिहार में महिलाओं को उच्च स्थिति को मजबूत बनाने हेतु बांकीपुर तथा कटक के अन्य विद्यालयों में इंटरमीडिएट की कक्षाएं चलाने की सिफारिश की थी। इस समिति के अनुसार प्रत्येक कमिश्नरी में कम से कम एक कन्या महाविद्यालय अवश्य खोला जाना था। समझ रहे हो ना किस समिति की बात हो रही है? यहाँ पर जो समिति गठित की गई थी 1914 में बिहार और उड़ीसा की सरकारों के संयुक्त प्रयास ने नारी शिक्षा की वास्तविक स्थिति पड़ताल के लिए एक समिति गठित की थी, बिहार और उड़ीसा की सरकार ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हार्टोग कमीशन क्या है। 1929 में हार्टोग समिति ने बिहार की स्त्रियों की शिक्षा के विषय में निम्न विचार व्यक्त किए थे। इसको जरूर नोट डाउन करना है, मेंस के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। 25 लाख लड़कियों में से शिक्षा पाने वाली लड़कियों की संख्या महज 1,16,000 है। कुल 1,16,000 शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों में भी 1,10,000 प्राथमिक स्तर की शिक्षा से संबद्ध हैं तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा में कुछ गिनी चुनी हिंदू और ईसाई बालिकाएं हैं। जबकि अगर उच्च शिक्षा की बात की जाए तो प्रांत की हालत बहुत ही दयनीय कही जाएगी, उस समय की बात है। अगला है किंतु अब स्थितियां बदल रही थी तथा सांस्कृतिक जागरण के कुछ तत्व नजर आने लगे। बदलते समय के साथ इस शिक्षा पद्धति में भी महत्वपूर्ण सुधार होने लग गया था। उसके बाद ये सब पॉइंट कुछ दिया हुआ, इसको हमें नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं। आधुनिक काल में बिहार में तकनीक शिक्षा के विकास, डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार इन मॉडर्न पीरियड।
बिहार में तकनीकी शिक्षा के विकास में सरकारी और व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किए गए। आधुनिक काल की बात हो रही है, मॉडर्न एज की। 1872 में अभी हमने पढ़ा, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना मूल रूप से कहाँ पर हुई थी? मुजफ्फरपुर में हुई थी। इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य मुस्लिम समाज के पश्चिमी प्रौद्योगिकी से परिचित कराना था। किसने स्थापित किया था? ऊपर ही हमने पढ़ा है, आपको हमें बताना है कमेंट करके, है ना। अगला है कि इन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ते हुए 1873 में इसी संस्थान की एक शाखा पटना में भी खोली गई थी। यही बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का एक संस्था। बिहार में तकनीकी शिक्षा के विकास के में राज्य के समस्तीपुर जिले में पूसा के स्थापित अनुसंधान फॉर्म एक प्रस्थान बिंदु था। अभी बताया मैंने, पूसा की स्थापना एक अमेरिकी नागरिक ने की थी बिहार में। प्रारंभ में इसका स्थापना का उद्देश्य अच्छे नस्ल के घोड़ों को तैयार करना था। आगे चलकर लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1904 में यह पूसा कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ कृषि क्षेत्र में शोध, उसके बाद से क्षमता में विकास के लिए अनुसंधान किया जाता था, आज भी किया जाता है। पूसा बेहतरीन है ये। राज्य प्रौद्योगिकी की शिक्षा के विकास में 1886 में उल्लेखनीय प्रगति हुई और इसी वर्ष पटना में ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना हुई। तो ये पूछ सकता है पटना में ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1886 में हुई थी, कांग्रेस की स्थापना के 1 वर्ष बाद, जिसका उद्देश्य भूमि सर्वेक्षण के लिए योग्य व्यक्तियों को तैयार करना था। 1886 के पश्चात इस स्कूल में इंजीनियरिंग से संबद्ध पाठ्यक्रम को जोड़ दिया गया, जिसका नाम बदलकर बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया। वर्तमान में यह संस्था NIT संस्थान के रूप में कार्यरत है। जो NIT है वर्तमान में, उसका बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग पहले नाम था। 1886 में इसकी स्थापना हुई थी। 1924 में यहाँ स्नातक स्तर की इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाने लगी। पटना के बाद भागलपुर के सबौर और मुजफ्फरपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। अब बिहार में तकनीकी शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात इस विश्वविद्यालय में विज्ञान विभाग की भी स्थापना की गई। और पटना साइंस कॉलेज एक समय तो बेहतरीन था, अब उसकी हालत थोड़ी दयनीय कर दी है सरकार ने। 15 नवंबर 1928 को इस विज्ञान विभाग का नाम बदलकर साइंस कॉलेज कर दिया गया और इसमें भौतिक, रसायन, जंतु विज्ञान, भू विज्ञान, सांख्यिकी विभाग की स्थापना की गई थी। पटना साइंस कॉलेज की बात हो रही है। इस कॉलेज में सभी विषयों से संबंधित प्रयोगशालाएं काफ़ी उच्च स्तर की थी, तो कई मामलों में यह राष्ट्रीय स्तर की थी, है ना। देश की आज़ादी के पश्चात समस्तीपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कर दिया गया। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जिसको राजेंद्र कृषि विद्यालय पूसा हुआ कहा जाता है, पता होगा। ओके, तो ये समस्तीपुर में है। कृषि क्षेत्र से संबंध अन्य विश्वविद्यालयों में तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सबौर, बिहार वेटनरी कॉलेज आदि का नाम उल्लेखनीय है। बिहार का भागलपुर क्षेत्र टसर सिल्क, कौन सा सिल्क? टसर, ये अलग अलग सिल्क के प्रकार होते हैं। टसर सिल्क की बात कर रहा है। टसर सिल्क के उत्पादन के प्रसिद्ध है, इसलिए इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ पर बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल की स्थापना की गई थी। ओके, भागलपुर में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल। सिल्क और टेक्सटाइल जब भी आएगा तो सिल्क सिटी बिहार का कौन सा है? तो वो भागलपुर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की गई। इसे पटना मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज और गया मेडिकल कॉलेज महत्वपूर्ण है। पटना, दरभंगा और गया का मेडिकल कॉलेज। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का स्थान एम्स कहाँ पर बनाया गया है? पटना में एम्स को बनाया गया। दूसरा एम्स दरभंगा में बनाने की बात हो रही है। स्वतंत्रता संग्राम के दौर में बिहार पत्रकारिता, ये जो है इससे पत्रकार और जो नेता अलग अलग पत्रिकाएँ निकालते थे, ट्विंग ट्विस्टर है ये थोड़ा सा, तो उसमें उसका नाम जरूर पूछता है और वो कब निकाला जाता था, किस भाषा में निकाला जाता था, कहाँ से निकाला जाता था, किन के द्वारा निकाला जाता था, संपादकीय उसका क्या था, उसका विषय क्या था, इन सब से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। जैसे 65वीं BPSC में एक क्वेश्चन पूछा था जो बहुत सारे लोगों के द्वारा नहीं हुआ था, जिसका नाम था दशेर कथा, है ना। ये बहुत ही फेमस बुक है और दशेर कथा 65वीं BPSC में पूछा है 2019 में। 2020 के UPSC PT में भी दशेर कथा को पूछा गया है। BPSC क्वेश्चन UPSC में अगले साल पूछा। भारत में राष्ट्रवाद के विकास में पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके माध्यम से राष्ट्रीयवादी भारतीयों ने प्रगतिशील विचारों का भारतीय जनमानस के बीच प्रचार प्रसार किया और अखिल भारतीय स्तर पर राजनीतिक चेतना को जगाने का प्रयास किया। बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार में पत्रकारिता का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ। यहाँ 1875 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में गुरु हेराल्ड का प्रकाशन किनके द्वारा किया गया? गुरु प्रसाद सेन द्वारा। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 में किया गया। और 1875 में और क्या हुआ था? आर्य समाज की भी स्थापना हुई थी बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा।
ओके, यह बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार था। तो द बिहार हेराल्ड, द लगा हुआ है तो पहले ही समझ जाओगे, इंग्लिश में छपता था, ये बिहार से प्रकाशित होने वाला। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में द मदरलैंड और बिहार स्टैंडर्ड का भी प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। बिहार से प्रकाशित होने वाले द बिहारी और द बिहार टाइम्स ने भी बिहार को अलग प्रांत के रूप में स्थापित करने के पक्ष में जोरदार वकालत की थी। 1903 में साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित बिहार टाइम्स को 1906 में भागलपुर से प्रकाशित होने वाले बिहार न्यूज़ के साथ मिलाकर द बिहारी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। देखो 1903 में जो साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित होती बिहार टाइम्स और बिहार न्यूज़, इन दोनों को मिला के कौन सा नया पत्र बनाया गया, तो द बिहारी। ओके, हालांकि 1917 में इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया और इसकी जगह द सर्च लाइट का प्रकाशन आरंभ किया गया। 1917 से इसका प्रकाशन बंद करके सर्च लाइट का प्रकाशन शुरू किया गया। सविनय आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस पत्रिका ने राष्ट्रवादी भावना फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सहयोग आंदोलन के क्रम में मौलाना मजरूल हक द्वारा पटना से द मदरलैंड का प्रकाशन आरंभ हुआ था। और सहयोग आंदोलन के दौरान द मदरलैंड का प्रकाशन मजरूल हक जी कहाँ से करते थे, सदाकत आश्रम की जो स्थापना हुई थी पटना में, वहीं से उनका प्रकाशन किया जाता था। इस पत्रिका के प्रकाशन के बाद बढ़ते राष्ट्रवादी रुझान को देखते हुए सरकार ने इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। मदरलैंड के प्रकाशन पर सरकार ने रोक लगा दी थी। ये राष्ट्रवादी पत्रिका थी, मजरूल हक जी के द्वारा प्रकाशित होता था पटना से। ओके, और सहयोग आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था मूल रूप से ये। ओके, इसको ये जरूर याद रखना, ये बहुत बार पूछा है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस के द्वारा 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की थी। इंडियन नेशन उस समय का बहुत फेमस पत्र था और एक बहुत बड़ा प्रेस था, ये देश लेवल पर छपता था। ये द इंडियन नेशन की स्थापना की थी दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने। और जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, उनके द्वारा 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन हुआ था। बिहार में हिंदी पत्रकारिता का विकास अत्यंत धीमी गति से हुआ। बिहार बंधु बिहार से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र था। बिहार बंधु, क्या नाम है, बिहार बंधु, इसको जरूर याद रखना। बिहार बंधु बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। बिहार से प्रकाशित होने वाले बिहारी नामक दैनिक पत्रिका ने चंपारण में नील बगान मालिकों द्वारा वहां के किसानों पर किए जा रहे अत्याचार को जनता तथा सरकार के समक्ष रखने का प्रयास किया। ये भी बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है कि किस पत्रिका ने चंपारण के किसानों को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी, तो बिहारी नामक पत्रिका है, जिसने पूरे देश में बताया कि चंपारण में बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है किसानों का। सविनय आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से ही एक मासिक पत्रिका बंदी कैदी निकाली गई। यह एक हस्तलिखित मासिक पत्रिका थी, हाथ से लिखा हुआ मासिक पत्रिका था, जिसका नाम क्या था, बंदी कैदी। ओके, सविनय आंदोलन के दौरान आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंदी कैदी किस आंदोलन के दौरान प्रकाशित हुआ था, कहाँ से प्रकाशित हुआ था, और मासिक थी, साप्ताहिक थी और प्रतिदिन की पत्रिका थी, ये भी पूछ सकता है। हजारीबाग जेल से हुआ था, मासिक पत्रिका थी द बंदी कैदी। सविनय आंदोलन के पक्ष में लोकमत में सत्याग्रह समाचार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोकमत को बनाने में सत्याग्रह नामक समाचार पत्र था, जो सविनय आंदोलन के दौरान लोगों को आंदोलन से जोड़ने के लिए बहुत अच्छा काम किया, किंतु इसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। इसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन में मुंगेर से प्रकाशित मुंगेर समाचार पत्र और किसान के नेता स्वामी सहजानंद द्वारा प्रकाशित मुखपत्र हुंकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वामी सहजानंद जी से रिलेटेड हर साल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हुंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक बार या दो बार शायद पूछा भी है बीपीएससी ने इसको। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंगेर से प्रकाशित मुंगेर समाचार पत्र, मुंगेर से कौन सा, तो मुंगेर समाचार पत्र और स्वामी सहजानंद द्वारा हुंकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है। बिहार राज्य में उर्दू पत्रकारिता की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी। बिहार से प्रकाशित होने वाले प्रथम उर्दू अखबार नूरुल अनवर, पहला उर्दू कौन सा, नूरुल अनवर, है ना। पहला हिंदी भी ऊपर देखा था हमने, ये पहला उर्दू है नूरुल अनवर। पहला हिंदी वाले का नाम क्या था, अभी ऊपर देखा था हमने, बिहार बंधु नाम था। पहला उर्दू वाले का नूरुल अनवर, तथा आगे चलकर सदा ए आम नामक उर्दू पत्र का भी प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसने राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन सभी पत्र पत्रिकाओं ने राष्ट्रीय जनजागृति को आगे बढ़ाया और राष्ट्रीय आंदोलन का आधार को व्यापक बनाया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान, इसमें एक बार आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, बेहतरीन है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में ना क्वेश्चंस को करेंगे इससे संबंधित। ओके,
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस क्षेत्र के लोग ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात उनकी शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध प्रारंभ से ही आंदोलनरत रहे हैं। और मैं बता दूं आपको कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर देना, है ना। व्यूज़ बढ़ता है तो और ज़्यादा अच्छे कंटेंट मिलेंगे आपको इसी चैनल पर। चाहे जनजातीय क्षेत्र में हस्तक्षेप का मामला हो या चंपारण में नीलों पर किए जा रहे अत्याचार आदि का सभी मुद्दों ने यहाँ की जनता को उत्तेजित कर दिया था। 1857 के ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुए प्रथम व्यापक विद्रोह में बिहार के नेताओं की भूमिका अविस्मरणीय रही है। इसमें वीर कुंवर सिंह जी का नाम उल्लेखनीय है। वे अंग्रेजों के समक्ष भारतीय प्रतिरोध के सशक्त अभिव्यक्ति बनकर उभरे और अपनी सैन्य क्षमता तथा कूटनीतिक दूरदर्शिता से सबको अचंभित कर दिया कि 80 साल का कोई बूढ़ा एक भी युद्ध नहीं हारा, अंग्रेजों से बार बार उनको हराया। बिहार से 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में पटना के पीर अली हरिकृष्ण सिंह जी का नाम भी उल्लेखनीय है। इन नेताओं की राष्ट्र के प्रति त्याग, बलिदान की भावना, कूटनीतिक समझ आगामी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। स्वदेशी आंदोलन की विफलता के पश्चात 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन किया गया, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन सब का नाम आता है स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो उसमें भी बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा था। ब्रिटिश सरकार के कठोरतापूर्वक दमन की कार्रवाई ने देश के नवयुवकों को बम तथा पिस्तौल की राजनीति की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने आयरिश राष्ट्रवादियों और रूसी निहिलिस्टों से प्रेरित होकर हिंसा के रास्ते को अपनाया और व्यक्तिगत वीरता के मार्ग पर चलकर भारत के नवयुवकों को आंदोलित कर दिया। क्रांतिकारी आतंकवाद के इस चरण में बिहार के क्रांतिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। बिहार के प्रमुख क्रांतिकारी में रेवती नाग, चुनचुन पांडे, छोटन सिंह, यदुनाथ सरकार, राम वृक्ष बेनीपुरी, अंबिकाकांत सिंह और एक का नाम छूट गया, बताना आप, खुदीराम बोस। इस काल में बिहार में स्थापित क्रांतिकारी संघों यथा पटना युवक संघ, पाटलिपुत्र युवक संघ आदि ने भी लोगों को आंदोलित किया। हिंसक अहिंसक दोनों आंदोलन में बिहार का प्रमुख योगदान रहा है। इस तरह बिहार में घटित क्रांतिकारी गतिविधियों न सिर्फ बिहार को बल्कि राष्ट्र के स्तर पर देश प्रेम की भावना को उभारने का प्रयास किया। राष्ट्रीय आंदोलन बिहार की महत्वपूर्ण भागीदारी को देखते हुए ही इस क्षेत्र में कांग्रेस के कई अधिवेशन का आयोजन किया गया था। 1916 में एनी बेसेंट तिलक के नेतृत्व में चल रहे होम रूल आंदोलन ने भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मौलाना मजरूल हक के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग ने लोगों में राजनीतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार कर संवैधानिक सुधार के पक्ष में भी राजनीतिक वातावरण निर्मित करने का सफल प्रयास किया। बिहार में चंपारण को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्र में इस आंदोलन का हिस्सा बना। होम रूल लीग आंदोलन का हिस्सा चंपारण नहीं था, आपको पता होना चाहिए ये चीज़, क्योंकि गांधी जी उस समय वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह चला रहे थे। बिहार में गांधी जी द्वारा चलाया गया चंपारण सत्याग्रह भारत की धरती पर चलाया गया प्रथम सविनय अवज्ञा सत्याग्रह था। ये बीपीएससी ने 66 में पूछा था, प्रथम सविनय अवज्ञा किसको कहा जाता है, तो चंपारण सत्याग्रह को ही प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है, सत्याग्रह। इस सत्याग्रह ने पहली बार किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और देश की बड़ी जनसंख्या अर्थात किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा में लाकर जनाधार को व्यापक बनाया था। यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के द्वारा क्या हुआ था, इसका परिणाम क्या हुआ था, तो उसमें था कि किसान पहली बार व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए थे। 1919-20 में प्रारंभ हुए खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन में भी बिहार की जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी समेत अनेक नेताओं ने इस आंदोलन के कार्यक्रम से जनता को अवगत कराया और इसके आधार को और व्यापक बनाया था। यहाँ के छात्रों को वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की भी स्थापना की गई थी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को वैकल्पिक शिक्षा के लिए, यानी कि जो बच्चे अपना एजुकेशन छोड़ के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे उनको एजुकेशन की व्यवस्था उपलब्ध करा के देना। राज्य में असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार और राष्ट्रीय भावना को उभारने के उद्देश्य से मजरूल हक के द्वारा द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया गया था। साथ ही नवंबर 1921 में ब्रिटिश के युवराज के भारत आगमन के विरोध में पूरे राज्य में व्यापक विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन के दौरान बिहार में नशाबंदी आंदोलन भी चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इसे मुख्य कार्यक्रम का हिस्सा भी बनाया गया कि नशाबंदी आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन में नशाबंदी एक प्रमुख मुद्दा था। 1921 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति द्वारा बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य प्रांतों में शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए आंदोलन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना था।
अगला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस आंदोलन में यहाँ विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार ने इतना जोर पकड़ा कि छपरा जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों को पहनने से इनकार कर दिया और नंगी हड़ताल की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नंगी हड़ताल छपरा के जेल में हुई थी। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। इस आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर अदा न करने संबंधी कार्यक्रम ने खूब जोर पकड़ा। इसका प्रभाव मध्य भारत के क्षेत्रों में भी देखने को मिला है। महिलाओं की भागीदारी के दृष्टिकोण से भी यह आंदोलन बिहार में सफल रहा। किस आंदोलन की बात हो रही है? सविनय अवज्ञा 1930 वाला दांडी यात्रा वाला आंदोलन। स्वामी सहजानंद की अपील पर यहाँ की महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भारतीय राजनीतिक परिवेश में एक नई प्रवृत्ति का उदय हुआ, अर्थात इस आंदोलन देश में एक बड़े सामाजिक वर्ग को राजनीतिक रूप से जागरूक कर आंदोलन को आगे बढ़ाया। लोगों को बताना कि आपका शोषण हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का। समझ रहे हो ना? लोगों को पता ही नहीं था कि उनका शोषण हो रहा है। 1924 में बिहार की आज़ादी प्राप्ति हेतु छेड़े गए अंतिम व्यापक 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के अंतिम व्यापक आंदोलन बिहार की भूमिका भी अविस्मरणीय रही। आज़ाद दस्ता वगैरह जो हम पढ़ते हैं, छापामार युद्ध जो चलता है, पटना में देश में सबसे ज़्यादा रेल पटरियाँ उखाड़ी गई थी। आंदोलन की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार करने के पश्चात आंदोलन पूरी तरह नेतृत्वविहीन की स्थिति में आ गया। ऐसे में जयप्रकाश नारायण जो कि हजारीबाग के सेंट्रल जेल में थे, वहां से जेल की दीवार को फांग कर भाग गए और फिर इस आंदोलन को भूमिगत रहकर उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। नेपाल जाकर आज़ाद दस्ता बनाया था, फिर छापामार युद्ध कर रहे थे। और दूसरी तरफ जहां कार्यकर्ता भूमिगत होकर तोड़फोड़ कर रहे थे, वहीं राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी तथा कांग्रेस संगठन को गैर कानूनी घोषित कर देने और सरकार की इस आंदोलन के प्रति अपनाए जा रहे कठोर रवैये के खिलाफ भी पूरे बिहार में प्रदर्शन हुआ था। बलदेव सहाय, इनका नाम पूछता है, ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा इस छोटे से वीडियो में। 11 अगस्त 1942 को छात्रों के एक जुलूस द्वारा सचिवालय भवन के ऊपर झंडा लहराने की कोशिश की गई, जिसमें 7 छात्र मारे गए थे। इन सब का नाम कल भी हमने पढ़ दिया था आपको। कठोर दमन चक्र के बावजूद पूरे राज्य में हिंसक वारदातें हुई तथा क्रांतिकारियों ने कई स्थानों पर सरकारी कामकाज को कुछ समय के लिए ठप कर दिया। बिहार के महिलाओं को भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छपरा में शांति देवी के नेतृत्व में जुलूस का आयोजन किया गया था। जब पुलिस ने इस जुलूस का दमन करना चाहा तो उन्होंने क्या बोला? पुलिस हमारा भाई है का नारा लगाया, जिससे वो दमन रुक गया था। राज्य के कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी सरकारों और गांवों में पंचायतों की स्थापना की गई। बिहार में इस आंदोलन के प्रभाव को इस रूप में समझा जा सकता है कि यहाँ 15,000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई, सैकड़ों लोग मारे गए थे। अंततः अंतर्राष्ट्रीय दबाव से विवश होकर 1944 में गांधी जी की रिहाई के पश्चात यह आंदोलन समाप्त हुआ था। आंदोलन की समाप्ति के बाद कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर गठित संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था। 1947 में देश की आज़ादी के पश्चात भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था। तो इससे पहले के वीडियो में हमने क्या सब देख लिया है, इसको भी आज ही कंप्लीट करेंगे, महिलाओं के योगदान को इसी वीडियो में। इससे पहले हमने क्या सब पढ़ लिया था? सबसे पहले हमने शुरू किया था पुर्तगाली जब बिहार में आए थे, वहाँ से हमने शुरू किया था और वो जाके आप देखना वीडियो में, आपको प्लेलिस्ट पूरा मिल जाएगा, दृष्टि IAS करके है चैनल पर। उसके बाद पुर्तगाली आंदोलन देखने के बाद हमने देखा कि बिहार में कौन कौन से जनजातीय आंदोलन हुए। जनजातीय आंदोलन के बाद हमने देखा 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के बाद हमने पूरा देखा कि स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद से होम रूलिंग आंदोलन को देखा, फिर असहयोग आंदोलन से पहले चंपारण आंदोलन को देखा, असहयोग आंदोलन को देखा, है ना। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम सविनय अवज्ञा आंदोलन पर आए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हमने पूरा सांप्रदायिकता का काल भी देखा और अभी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अगला है स्वतंत्रता आंदोलन, बिहार की महिलाओं का योगदान। बिहार परिप्रेक्ष्य में अभी हम पढ़ रहे हैं। वैसे मॉडर्न हिस्ट्री इससे बहुत कुछ नहीं दिया है जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आता है। जैसे स्वराज दल जो है उसकी चर्चा नहीं की गई है अभी तक। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी और CR दास और मोतीलाल नेहरू जी का नाम आता है। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का अचानक से वापस ले लिया था तो उसके बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी, पता होगा आपको। चलो बढ़ते हैं आगे। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सामान्यतः एक पुरुष निर्देशित आंदोलन के रूप में परिलक्षित होता है, किंतु समकालीन इतिहास का सूक्ष्म अवलोकन करने पर इसमें महिलाओं की स्पष्ट भागीदारी देखने को मिलती है। भारतीय महिलाएं अपने सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों का बखूबी पालन करते हुए एक मजबूत, साथी, सक्षम नेता और प्रबल समर्थक के अनुयायी के रूप में आंदोलन का हिस्सा बनी रहीं। कई इतिहासकार राष्ट्रीय आंदोलन महिलाओं की भागीदारी को 2 रूपों में देखते हैं। पहला निष्क्रिय भागीदारी, दूसरा सक्रिय भागीदारी। पहला निष्क्रिय का मतलब क्या होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करना, और सक्रिय का मतलब होता है स्वयं जाके लीड करना आंदोलन को, है ना। बिहार की महिलाएं दोनों में अग्रणी थी। आंदोलन में स्त्रियों ने परोक्ष समर्थन अर्थात स्वतंत्रता सेनानियों के माँ, बहन, पत्नी के रूप में सहयोग दिया और कई बार वो
खुलकर सामने भी आई और सामने से भी उन्होंने लीड भी किया। अभी छपरा में शांति देवी का जी का नाम पढ़ा हमने। दूसरी तरफ राष्ट्रवादी किसान और मजदूर आंदोलन में भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के पश्चात भारतीय राजनीति महिलाओं की सशक्त और स्पष्ट भागीदारी देखने को हमें मिलती है। बिहार में गांधी जी के नेतृत्व में चले चंपारण सत्याग्रह के दौरान महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। चंपारण सत्याग्रह देखो, गांधी जी का जब एंट्री होता है ना, तो महिलाओं की भागीदारी ऑटोमेटिक बढ़ता है आंदोलन में। वो उन्होंने हर तबकों को जोड़ने का प्रयास किया था। आंदोलन असहयोग आंदोलन के शुरू होते ही कस्तूरबा गांधी, श्रीमती सरला देवी, राधिका देवी और सुनीति देवी आदि के प्रेरणा से बिहार की महिलाओं को भी प्रेरित किया गया था। असहयोग आंदोलन में बिहार की महिलाओं की स्पष्ट भागीदारी देखने को मिलती है। इस आंदोलन के दौरान सरला देवी जी ने बिहार के छात्रों में सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ने का आह्वान किया और सावित्री देवी ने प्रिंस ऑफ वेल्स के सम्मान में होने वाले सम्मान समारोह के बहिष्कार के कार्यक्रम का नेतृत्व किया था। प्रिंस ऑफ वेल्स जो 1911 के दौरान भारत आने वाले थे, उसी दौरान की बात हो रही है। पटना निवासी सीसी दास और श्रीमती उर्मिला देवी ने असहयोग आंदोलन के दौरान, ये 1911 वाला नहीं है, सॉरी, ये असहयोग आंदोलन के दौरान वाला है। ओके, पटना निवासी सीसी दास तथा श्रीमती उर्मिला देवी ने असहयोग आंदोलन के दौरान स्वदेशी वस्तु के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी के देशबंधु स्मारक कोष में धन संग्रह की अपील भी बिहार की महिलाओं ने अपने आभूषण तक दान कर दिए थे। गांधी जी ने जब उन्होंने बोला कि आप चंदा दीजिए, तो वहाँ की महिलाओं ने अपने आभूषण तक दे दिए थे। धन संग्रह हेतु गांधी जी की इस बिहार यात्रा में जेपी जी की पत्नी प्रभावती देवी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रभावती देवी जी थे, ये गांधीवादी, संपूर्ण रूप से गांधीवादी नेता थी, मतलब गांधीवादी विचारों को मानने वाली महिला थी। जबकि जेपी थे, ये छापामार युद्धक आंदोलन भी चला रहे थे। सविनय आंदोलन के दौरान सहजानंद सरस्वती व अन्य नेताओं की अपील पर बिहार की महिलाओं ने जोरदार भागीदारी की। इस आंदोलन के दौरान संभ्रांत घर की महिलाएं, जिनकी भागीदारी अब तक आंदोलन नगण्य थी, पर्दे से बाहर आ गईं। सविनय आंदोलन की बात हो रही है। शाहबाद जिले में राम बहादुर की पत्नी ने सासाराम थाने के सामने नमक कानून का उल्लंघन किया और संथाल परगना की श्रीमती बाला राय के प्रभावशाली भाषण में सैकड़ों महिलाओं नमक कानून का उल्लंघन किया था सासाराम में। अगला है कि इस आंदोलन के दौरान बिहार में सबसे पहले गिरफ्तार होने वाली हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी, इनका नाम जरूर याद रखना। बिहार जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता थी ये दोनों, और इनको गिरफ्तार किया गया था। सविनय आंदोलन के दौरान, किस आंदोलन के दौरान? वही सविनय आंदोलन के दौरान पटना में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व श्रीमती हसन इमाम और विंध्यवासिनी देवी जी ने किया था। बिहार में यह बहिष्कार कार्यक्रम इतना लोकप्रिय हुआ कि तत्कालीन जिलाधीश को इससे निपटने के लिए भारी संख्या में महिला पुलिस बल को नियुक्त करना पड़ा था। पटना बहिष्कृत कार्यक्रम हेतु आयोजन में एक सभा में लगभग 3000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया और इस आंदोलन के दौरान चंद्रवती देवी ने गया में चौकीदारी कर नौ अदा करने संबंधी कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जिसके पश्चात इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जब फांसी दी गई, तो इसके विरोध में कुसुम देवी जी के नेतृत्व में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ था। इसको जरूर याद रखना, ये मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, भगत सिंह जी की फांसी वाला। 4 फरवरी 1932 को गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में भी हड़ताल और प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जब सविनय आंदोलन के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के आरोप में राजेंद्र प्रसाद जी की पत्नी राजवंशी देवी सहित 8 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1941 में महात्मा गांधी द्वारा सांप्रदायिक तत्वों को प्रश्रय देने के खिलाफ जब सत्याग्रह किया गया, तब इनके समर्थन में बिहार की महिलाओं ने भी सत्याग्रह किया था। इस सत्याग्रह के दौरान जगत रानी देवी, जानकी देवी तथा प्रियंवदा देवी को गिरफ्तार कर 4-4 महीने की सजा सुनाई गई थी। इन महिलाओं के नाम आपको याद रखें। गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, तब इन्होंने भी सत्याग्रह किया था। बीपीएससी का टफ क्वेश्चन बनाना होगा, जो कि होगा। अगला 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन बहुत ही ज़्यादा टफ एग्जाम होने वाला है, वो पता चल जाएगा जब एग्जाम हॉल में जाओगे। तो 67वीं भी टफ था, जिसका जो कैंसिल हो गया, जाके देखना, एनालिसिस मैंने बताया हुआ है। टफ था क्वेश्चन, ऐसा नहीं आता था बीपीएससी में, पैटर्न बदल गया है। 68वीं तो टफ होगा ही, पैटर्न बदलेगा बीपीएससी का भी, सबका बदला है। यूपी का, बिहार का, यूपी का बदला है, एमपी का बदला है, उत्तराखंड, सबका बदला है, तो इसका भी बदलेगा। 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की महिलाओं का भी योगदान महत्वपूर्ण है। चरखा समिति से जुड़ी महिलाओं ने भी इस आंदोलन के राज्य भर में लोकप्रिय बनाने हेतु महत्वपूर्ण कार्य किए और 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन श्रीमती भगवती देवी के नेतृत्व में पटना के महिलाओं के एक विशाल जुलूस का आयोजन हुआ, जिसके पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 19 अगस्त 1942 को शांति देवी जी की अध्यक्षता में छपरा में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। छपरा जिले के दिघवारा प्रखंड में तिरंगा फहराने के आरोप में शारदा एवं सरस्वती को क्रमशः 14 और 11 वर्ष की सजा हुई थी, झंडा फहराने के आरोप में।
पलामू में जो झारखंड में है का आंदोलन का नेतृत्व कुमारी आरसी दास ने संभाला था। उन्होंने जपला सीमेंट कारखाने के मजदूरों को संगठित कर आंदोलन को आगे बढ़ाया था। वैशाली में सुनीति देवी और राधिका देवी ने पुरुषों के वेश में साइकिल की सवारी कर जागृति फैलाई थी। इस आंदोलन के दौरान अनेक महिलाएं पुलिस गोलीबारी के शिकार हुई। इनमें कहलगांव की कुमारी धतूरी देवी और पटना जिले की सुधा शर्मा और घोड़मारा गांव की श्रीमती बिराजी मिधाइयन प्रमुख थी। इन सबको गोली लग गई थी, ये इनकी मौत हो गई थी। महत्वपूर्ण वर्णों से स्पष्ट हो जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी बिहार की महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन है 1912 बांकीपुर पटना में आयोजित हुआ था। RN मधोलकर इसके अध्यक्ष थे। 1922 38वां अधिवेशन गया में आयोजित हुआ था। 27, 38 और 53वां, ये 3 हुए हैं। तो 38वां अधिवेशन गया में हुआ था। देशबंधु चित्तरंजन दास, CR दास जो है, जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है इनको, है ना, तो ये इनकी अध्यक्षता में हुआ था। 1940 53वां अधिवेशन रामगढ़ वर्तमान झारखंड में है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी इसके अध्यक्ष थे। अगला परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य पर आ गए। इस तथ्य को मैं एक दिन कंप्लीट करवा दूंगा, रिवीजन के लिए बेस्ट है ये। उसके बाद क्वेश्चंस हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। ओके, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इससे सारे 133 के करीब में क्वेश्चंस हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन सारे। देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। इनमें से करके जाओगे तो मॉडर्न हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। 133 के करीब में क्वेश्चन है, 133। अगले वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, फीडबैक देना। ओके, और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, कुछ सुधार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। वीडियो को लाइक करना पसंद आया तो थैंक यू सो मच।